नमस्कार, यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार से जुड़ी यह बड़ी खबर। बुधवार शाम 5:30 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विस्तार के बाद अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल होगा। कई मंत्रियों की हालांकि मंत्रिमंडल से छुट्टी होने की भी खबर है। 20 से अधिक नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। साथ ही कई मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार से यूपी चुनाव को साधने की भी कोशिश की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा शाम को 5:30 बजे। कल ये पूरा कार्यक्रम होगा। इसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, जहां पर कल 5:30 बजे ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन इन हुआ है और कौन आउट हुआ है। यहां पर यूपी चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल बड़े संकेत देता हुआ विस्तार के बाद अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल इसे कहा जा रहा है। कई मंत्रियों की हालांकि मंत्रिमंडल से छुट्टी होने की भी खबर है। ऐसे में कई मंत्री ऐसे हैं जिनको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, नए मौके मिल सकते हैं। ऐसे में कई मंत्रियों के यहां पर फेरबदल भी यहां पर विभागों में किया जा सकता है। तो क्या कुछ ये खास रहेगा, 5:30 बजे के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी, यूपी चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर। विस्तार के बाद अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल होगा। कई मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी को लेकर भी खबर सामने आ रही है। कई मंत्रियों को एग्जिट का रास्ता दिखाया जाएगा, तो वहीं कई मंत्रियों के लिए जो एंट्री का रास्ता है वो बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। कई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, कई विभागों के फेरबदल होते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में बदलाव में क्या कुछ खास रहेगा, ये तस्वीर कल साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ा बड़ा अपडेट। कल शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही कि राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण का ये पूरा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, तो कई मंत्रियों को एंट्री मिलेगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो फेरबदल होगा, ये जो विस्तार देखने को मिलेगा, अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल ये होगा। और इसी मंत्रिमंडल के विस्तार के बहाने यूपी चुनावों को साधने की कोशिश को लेकर भी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोदी कैबिनेट के संभावित चेहरे कौन कौन हो सकते हैं, देखिए लिस्ट में सबसे आगे नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का। इसके अलावा वरुण गांधी का नाम भी इसमें शामिल है। और ये वो चेहरे हम आपको बता रहे हैं जो संभवतः इसका हिस्सा हो सकते हैं। सर्बानंद सोनोवाल को भी जगह मिल सकती है। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी, देखिए इससे पहले मुलाकातों का दौर भी हमने देखा है। और ऐसे में मोदी कैबिनेट के संभावित चेहरे कौन हो सकते हैं, उसमें अनुप्रिया पटेल का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा संजय निषाद को भी जगह मिल सकती है। देखिए सहयोगियों को भी साथ में रखने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण नाम अगर कोई हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर सामने आ रहा है। तो मोदी 2.0 का कुनबा बढ़ेगा। सुशील मोदी बिहार से आपको बता दें। इसके अलावा मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय, अलग अलग राज्यों से या अलग अलग दिग्गजों के नाम हम आपको बता रहे हैं। असम की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल, इस यहां से उनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र से प्रीतम मुंडे का नाम सामने आ रहा है। तो मोदी 2.0 के कुनबे के बड़े चेहरों का नाम हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र से नारायण राणे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात की जाए क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण 2022 का चुनाव है, रीता बहुगुणा जोशी का नाम उत्तर प्रदेश से। तो वहीं उत्तर प्रदेश से स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश से पंकज चौधरी का नाम भी सूची में है। तो वहीं इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ही वरुण गांधी की। तो यहां पर वरुण गांधी का नाम उत्तर प्रदेश राज्य से आगे आ रहा है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी खुर्रम निजामी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुर्रम, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। मोदी कैबिनेट का कल विस्तार होगा, बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? ये बिल्कुल बड़ा दिन है मोदी सरकार के लिए, और मोदी 2 का ये पहला एक्सपेंशन होगा। अब एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, वो एक्सपेंशन आप देखिए तो जो अगला साल है 2022 का, वो बहुत अहमियत रखता है क्योंकि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे कई स्टेट्स है जहाँ पर चुनाव होना है। लेकिन नज़र सबके उत्तर प्रदेश पर, यही वजह है कि सबसे बड़ा कोटा उत्तर प्रदेश को मिला है। 4 से 5 चेहरे हो सकते हैं उत्तर प्रदेश से, जो कि मोदी मंत्रिमंडल की खूबसूरती निखारेंगे। और अब देखना ये कि वो चेहरे कौन होंगे। तो पहला चेहरा सामने आता है अनुप्रिया पटेल, अपना दल से हैं, सांसद हैं मिर्जापुर से, तो जाहिर सी बात है पूर्वांचल साधना है। तो साथ ही जो उनके एलाइज हैं, जो छोटे दल हैं, उनको साथ लेकर चलना है। अनुप्रिया पटेल लगातार कोशिश में थी कि वो किस तरीके से मंत्रिमंडल जगह मिले, और शायद अब वो कामयाब हो गई हैं। 5:30 बजे पता चलेगा कि जो हमारी जानकारी है वो कितनी पुख्ता है या फिर से कयास थे। दूसरा नाम रीता बहुगुणा जोशी,
रीता बहुगुणा जोशी हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी की बेटी हैं, प्रयागराज से ताल्लुक रखती हैं, वहीं से सांसद भी हैं, मेयर भी रह चुकी हैं। आप देखिए पहले वो यहाँ पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थी, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ी, जीत गई और फिर सांसद बन गई। लेकिन अब बात ये आती है कि क्यों उनका नाम आगे आ रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट, एक बड़ी नेता है, एक अच्छा चेहरा है, उत्तराखंड से ताल्लुक रखती हैं, लिहाजा वहां भी उत्तराखंड को भी साधना है। हालांकि अनिल बलूनी का नाम भी उत्तराखंड से चल रहा है। तीसरा नाम वरुण गांधी। वरुण गांधी का नाम क्यों चल रहा है? क्योंकि वरुण गांधी एक बड़े मतलब कई बार सांसद रह चुके हैं, गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, मेनका गांधी के बेटा है, मेनका गांधी खुद सांसद और मंत्री रह चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है वरुण गांधी एज अ यूथ को टारगेट करना है, इसलिए वरुण गांधी का नाम चल रहा है। फिर आइए चौथा नाम जो चल रहा है वो बालियान का नाम चल रहा है, संजीव बालियान का नाम चल रहा है, जो कि वेस्टर्न यूपी से आते हैं। तो जाहिर सी बात है वेस्टर्न यूपी को भी साधना है, तो जातीय समीकरण है, लिहाजा उनका भी नाम आगे चल रहा है। एक और नाम चल रहा है, लेकिन वो कितना सही है वो देखना होगा। एसपी से बघेल का नाम चल रहा है, जो आगरा से सांसद है, वो भी यहाँ पर पहले विधायक थे, अब वो सांसद बन गए, तो जाहिर सी बात है उनका भी नाम चल रहा है। लेकिन जो पहले मैंने नाम बताए वो अहम है। आप देखिए तो जो 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, जो अगले साल कुछ महीनों में आने वाला है, उसके लिए उसके मद्देनजर कोटा बढ़ाया गया है उत्तर प्रदेश का। ज़्यादा चेहरे आपको दिखेंगे इस एक्सपेंशन में। अब उससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश जारी है। मैंने पहले ही कहा बिसात बिछी चुकी है, मोहरे सेट किए जा रहे हैं, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इन सब को साधने की कोशिश की जा रही है। और इसी के मद्देनजर आप देखिए तो मोदी कैबिनेट का एक्सपेंशन कल 5:30 बजे होना है। जो नाम हम लोग बता रहे हैं वो कितने सटीक है वो हमें कल मालूम चल जाएगा। बिल्कुल खुर्रम, यही यूएसपी भी है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जो उठापटक बीजेपी में देखने को भी मिली, उन सब अटकलों पर विराम यहाँ पर लगाते हुए कोटा, जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चेहरों को यहाँ पर बड़ी तादाद में इंक्लूड किया जा सकता है। ऐसे में अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना 2022 को साधने में कितना मददगार यहाँ पर साबित हो सकता है? अगर आपको यूपी जीतना है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। अगर आप यहाँ पर परचम फहराते हैं तो आपको कई जगह से फायदा मिलेगा। बनस्बत आपको फायदा मिलेगा राज्यसभा में, विधान परिषद में सीटें आपकी बढ़ेगी, आपकी चीज़ें और आसान हो जाएगी। क्योंकि होता ही है, एक हाउस में आके मेजोरिटी में है, दूसरे हाउस में मेजोरिटी में नहीं है, तो स्मूथली आपकी जो आइडियाज़ हैं या फिर जो आपके एजेंडाज हैं उसको आप ठीक तरीके से ज़मीन पर नहीं उतार पाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप देखिए 403 विधानसभा है। एक मिथ है कि जो एक बार सरकार बनाता है उत्तर प्रदेश में, दूसरी बार सरकार नहीं बना। आदित्यनाथ को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, इसके लिए तमाम तरीके के जतन किए जा रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी ही के आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फेस वो हैं, लेकिन मेहनत पूरी पार्टी को करनी है, पूरे कैडर को करना है। तो इसी वजह से वो तमाम ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। क्योंकि साख तो नरेंद्र मोदी की भी लगी हुई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़े स्टार कैंपेनर वही होने चाहिए, बनारस से सांसद हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर तमाम तरह की कवायद चली है और इसी के मद्देनजर जो एक्सपेंशन होना था उसके लिए इतना इंतजार किया गया। अब आप देखिए उससे पहले लगातार BL संतोष और राधा मोहन सिंह ने कई मरतबा यहाँ पर मीटिंग करी, विधायकों से माफ करेगा, यहाँ के जो मंत्री हों उनसे मुलाकात करी, मुख्यमंत्री खुद दिल्ली गए थे, वहां उन्होंने सबसे मुलाकात करी। तो उसी का जो पूरा खाका खींचा गया और ये समझा गया कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर हम मजबूत हैं। तो कमी को दूर करने के लिए चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी गवा चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का एक और किला सामने खड़ा है, उस पर फतह पाने के लिए ये बड़ा फेरबदल और कौन से नामों पर मोहर लगती है, कल 5:30 बजे के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। तो मोदी कैबिनेट के विस्तार के अटकलों के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को 8 राज्यों में नए राज्यपाल बनाए। खास बात तो यह है कि इन राज्यपालों में एक केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। आपको बता दें, के अलावा मिजोरम से लेकर झारखंड तक 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। कौन कौन से ये चेहरे हैं ये हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 8 राज्य हैं जिनमें से 4 हैं जिनके राज्य बदल दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश में मंगूभाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक भेजा गया है। राजेंद्र आलेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, तो हरिबाबू कुंभापति को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। इसके अलावा रमेश बैस को त्रिपुरा से झारखंड भेजा गया है। बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल से हरियाणा भेजा गया है। तो वही सत्यदेव आर्य की बात करें तो उन्हें हरियाणा से त्रिपुरा भेजा गया है और श्रीधरन पिल्लई को मिजोरम से गोवा भेजा गया है। तो 8 राज्यों में नए गवर्नर मिले हैं। मोदी कैबिनेट के बड़े मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी खुर्रम निजामी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्रम, आज के दिन की ये भी एक और बहुत बड़ी खबर जहां पर 8 राज्यों को नए राज्यपाल यहां पर दिए गए हैं। इस पूरे बदलाव को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, जो 8 राज्यपालों की नियुक्ति हुई है वे एक तो वही थावरचंद हैं जो कि मंत्री हैं, अभी फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं, अब वो गवर्नर हो गए हैं, मोदी सरकार में थे। लेकिन आप देखिए तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जो चलता रहता है। राष्ट्रपति इस चीज़ को मॉनिटर करते रहते हैं, कौन सा राज्यपाल बेहतर काम कर रहा है और किस राज्यपाल को कहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लेस किया जा सकता है। हाँ। लेकिन इसके पीछे जो पूरा रणनीति होती है वो राजनीतिक होती है। जाहिर सी बात है कि जो गवर्नर होता है किसी स्टेट का, वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। लेकिन वक्ती इस मौजूदा दौर की हम बात करें तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से, आप बंगाल को देख लीजिए तो किस तरीके से वहाँ मुख्यमंत्री और गवर्नर आमने सामने हैं। तो साफ जाहिर सी बात है कि आपको इस सब कुछ देख, ये खाली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है कि कौन सा प्रदेश को बेहतर तरीके से, क्योंकि गवर्नर बहुत अहम होता है और उसकी अहमियत को आप नकार नहीं सकते। कई लोग समझते हैं रबर स्टैंप होता है, लेकिन उसकी अपनी अहमियत होती है। आप बंगाल से समझ सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और गवर्नर किस तरीके से आमने सामने हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करें जो 8 लोग की नए गवर्नर्स बनाए, जो 8 गवर्नर्स का नाम का ऐलान हुआ है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है। इससे ज़्यादा फिलहाल तो कुछ देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये यहाँ पर जहां पर बड़ा बदलाव किया गया है। अब बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे उसे डालेंगे अगली खबर पर, जहां पर दिल्ली के बाद अब यूपी में भी हलचल तेज हो गई है। यहाँ पर योगी कैबिनेट में जल्द बड़ा विस्तार हो सकता है। योगी कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट बेहद तेज है। 2022 चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है। ऐसे में अगले सप्ताह योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। दिल्ली के बाद अब यूपी में भी हलचल तेज है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में हलचल तेज होने के भी अपने आप में कई मायने हैं। योगी कैबिनेट में जल्द विस्तार हो सकता है, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर। 2022 चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। योगी कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट अब यहीं से तेज होती हुई भी नजर आ रही है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो वहीं अगले हफ्ते योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी खुर्रम निजामी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्रम, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर कल का दिन तो महत्वपूर्ण है जिस पर हमने डिस्कशन किया, लेकिन अगले सप्ताह योगी कैबिनेट का भी विस्तार होना है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि योगी कैबिनेट है उसका विस्तार कब होगा। हमने बताया था कि योगी कैबिनेट का विस्तार पंचायत चुनाव के बाद होगा, जब पंचायत चुनाव अध्यक्ष जब चुनाव कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही ये विस्तार होगा, उससे पहले विस्तार नहीं होगा। ये सबसे पहले इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों को बताया था, उस पर मोहर भी लगी है। अब जबकि कैबिनेट का एक्सपेंशन दिल्ली में होने जा रहा है, उसके बाद यहाँ होगा, तो बहुत कुछ आसान यहाँ हो जाएगा। इसलिए जैसे आप देखिए, अपना दल लगातार इस बात को लेकर के शिकायत कर रहा था, अपनी नाराजगी भी जाहिर करता था कि हम एक इम्पोर्टेंट एलाई हैं एनडीए के, लेकिन उसके बावजूद भी हमको मंत्रिमंडल जगह नहीं मिली, ना कि उत्तर प्रदेश में और ना ही सेंटर में। तो अनुप्रिया पटेल अगर चली जाती हैं सेंटर कैबिनेट में, तो जाहिर सी बात है ये शिकायत और नाराजगी उनकी दूर हो जाएगी और ज़रूरी नहीं कि अपना दल को यहाँ पर कैबिनेट में जगह मिलेगी। दूसरी बात है कि इसका मतलब क्या होगा जब योगी सरकार के कैबिनेट होगा। अब देखिए, 2 पे सबकी निगाह होगी 2 नामों पर। एक सतीश द्विवेदी के नाम पर होगा, क्योंकि जब पिछली बार BL संतोष यहाँ पर आए थे तो ये देखा गया था कि उन्होंने ज़्यादा समय दिया था सतीश द्विवेदी को। बेसिक शिक्षा मंत्री हैं और उनको लेकर तमाम उनके भाई का जो मामला सामने आया था, उसको लेकर काफ़ी किरकिरी सरकार की हुई थी और सतीश द्विवेदी की भी हुई थी। हालांकि उन्होंने रिजाइन कर दिया था उनके भाई ने। दूसरा नाम आता है स्वाति का, जो कि लखनऊ से ही विधायक हैं
और उनका भी नाम आया था सामने। एनआरआई जो होता है उसके वो मंत्री हैं यहाँ पर, उनका नाम मोबाइल खरीद फरोख्त को लेकर आया था। तो उन्होंने इस बीच की बड़ी खबर सामने आ रही है, उस पर नजर डाल लेते हैं। धनंजय सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर, पूर्व सांसद धनंजय सिंह भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। कोर्ट ने 25,000 के नामी धनंजय सिंह को भगोड़ा घोषित किया है। ये बड़ी जानकारी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह के हत्याकांड में आरोपी है धनंजय सिंह, जिसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को किया गया। धनंजय सिंह पर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगा है। कोर्ट ने 25,000 के नामी धनंजय सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार धनंजय सिंह है कहां। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भगोड़ा घोषित करने को लेकर बड़ी कार्रवाई को किया गया। कोर्ट ने पहले ही 25,000 का इनाम इस पर घोषित कर रखा था। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी खुर्रम निजामी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्रम, बड़ी जानकारी सामने आ रही, पूर्व सांसद धनंजय सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। जी, भगोड़ा घोषित कर दिया है, कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। लेकिन एक अजीब सी बात है धनंजय सिंह के मामले में। जौनपुर से सांसद भी रह चुके हैं धनंजय सिंह। उनकी पत्नी इस वक्त आप देखिए तो बड़ी ताकत में उभरी हैं जिला पंचायत की। लेकिन आप देखिए तो सबसे पहले इनका नाम अजीत सिंह के हत्याकांड में आया था, जो कि लखनऊ में एनकाउंटर हुआ था। तकरीबन 7-8 महीना हो रहा है उस चीज़ को लेकर के। तो उसमें उनको अरेस्ट करने की बात थी, लेकिन उन्होंने धनंजय सिंह ने सरेंडर किया और उसको वहीं से वहीं वो जेल चले गए। लेकिन 1 महीने के बीच में वारंट भी हासिल नहीं कर पाई लखनऊ पुलिस और वो वहां से बेल छूट गया। उसके बाद वो लगातार कैंपेनिंग कर रहा था, जबकि कोर्ट ने कहा था कि आप 1 महीने में सरेंडर करिए, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया और इस बीच वो कैंपेनिंग करता रहा। पुलिस भी गई उसके घर पर, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने से बातचीत की, लगा ही नहीं कि वो वहाँ तलाशी आए। वो खाली उनकी पत्नी से पूछते रही कि आप बताइए, सही बताइए धनंजय सिंह अंदर है कि नहीं। तो ये देखा है। उसके बाद जब वो उनकी पत्नी जीत गई, निर्वाचित भी हो गई, अध्यक्ष भी बन गई, तो उसके बाद भी पुलिस उनका पता नहीं लगा पाई। ये अजीब सी बात है और अब कोर्ट ने उसको भगोड़ा घोषित किया है। तो ये एक अजीब सी बात है कि जब वो आपके हाथ में था तो आपने उचित कार्रवाई नहीं की, विधिक कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से वो जेल से छूट गया। वो चाहते तो वो भगोड़ा घोषित नहीं होता, वो आपकी अभिरक्षा में रहता, पुलिस के कंट्रोल में रहता। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पुलिस की तो कार्यप्रणाली पर भी कहीं ना कहीं उठता है। ऐसे में बड़ा सवाल खुर्रम ये भी है कि आने वाले समय में अब यहाँ से क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं कि पुलिस की छत्रछाया से वो आसानी से भाग निकला। अब जब कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है तो कैसे पकड़ा जाएगा, पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, जो मेन उसका एजेंडा था धनंजय सिंह का, वो पूरा हो चुका है। उसकी पत्नी निर्वाचित हो चुकी है, अध्यक्ष बन चुकी है। तो अब दूसरा क्या एजेंडा होगा, उसी पर तय होगा कि पुलिस की कार्रवाई कैसे होगी, जो अभी तक की देखने को मिलता आया है। आखिर क्या वजह थी वारंट भी नहीं तामील, कार्रवाई को किस तरीके से बढ़ाती है, क्योंकि सवाल लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।